नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी बिगुल अब बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर हर कोई चुनावी मैदान में अब उतर गया है और शायद यही वजह है कि 2022 को लेकर जोश भरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जहां वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। उधर पार्टी ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां, भले ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, हर किसी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में रविवार को आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और साथ ही साथ आगे क्या कुछ रूपरेखा बनानी है विधानसभा चुनावों को देखते हुए, उस बारे में भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग वहां पर आयोजित की जाएगी। तो मैं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी साहनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। क्या कुछ अपडेट है साक्षी आपके पास? बिल्कुल उमंग, देखिए अब 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी भूगोल अभी से बच चुका है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की से अरविंद केजरीवाल खुद जो है कल से जो है उत्तराखंड दौरे पे रहेंगे और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में क्या रणनीतियां बनानी है और चुनाव को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है उसको किस तरीके से रखना है और साथ में जो लगातार जो है अगर बात करें आम आदमी पार्टी की उमंग से लगातार बिजली से लेके स्कूल से लेके विभिन्न मुद्दे जो हैं बेरोजगारी से लेकर उठाती आई है आम आदमी पार्टी अपनी प्रेस वार्ता में, तो उनको भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता से उठाएंगे क्योंकि चुनाव में कम समय रह गया है। और साथ ही अगर उमंग बात करें जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल जो है आएंगे और पार्टी का मनोबल बढ़ाएंगे और जनता से कहीं ना कहीं सीधा संवाद बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उत्तराखंड में भी सत्ता में आ सके। जी बिल्कुल साक्षी, और जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बिजली और इन तमाम चीज़ों पर वो प्रदेश की जनता को वो संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी कार्य योजना में उनकी ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे साक्षी, क्या कुछ विशेष कोई कार्य योजना ऐसी है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, या जोश का एक हम कह सकते हैं मंत्र फूकेंगे अपने कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी एक चेहरा बनकर उत्तराखंड में आई थी तो सबका यही कहना था कि आम आदमी पार्टी अपना धरातल अब उत्तराखंड में भी ढूंढ रही है, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष, और किसी का साफ तौर पे यही इल्जाम था आम आदमी पार्टी पे। और अब जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी लगातार जो है जनता के बीच में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेके कह सकते हैं उमंग की अरविंद केजरीवाल जी का आना खुद कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि वो जनता के बीच में जो है दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में अब आपके पास कांग्रेस के अलावा, भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प बनकर आ गई है जिसको आप चुन सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से वो लगातार ये बात कहते आए हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने शुरू से ही उत्तराखंड में राज किया है, लेकिन कभी भी उत्तराखंड की जो मूल जरूरतें थी, जो उत्तराखंड की जब उत्तराखंड बना था, जब उत्तराखंड की गणना हुई थी और उस समय जो बातें निकल कर आई थी,
उस समय जब वो अब इस समय तक जो है वो चीजें पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बात साफ तौर पे कहती है कि वो इन सारे वादों को पूरा करेगी और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस से अच्छा एक विकल्प बनकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में आएगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को वो संबोधित कर सकते हैं। और साथ में उमंग, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि लगातार जो है वो तमाम प्रेस वार्ता करते हैं, जिसमें हर बार देखा जाता है सरकार का, कांग्रेस का जो है घेराव करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर जो है उनको आड़े हाथों देते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल अब खैर देखने वाली बात होगी कि कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, क्या कुछ उनकी कार्य योजना बनकर बाहर आती है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जो हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में बार बार मुख्यमंत्रियों के बदले जाने और नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार में दिए गए आश्वासन, घोषणाओं, नौकरियों, महंगाई समेत विकास के मुद्दों पर जनता को चूरन देने की बात कही और लोगों को चूरन बांटकर प्रदर्शन किया गया। अब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आश्वासनों का चूरन बनाया जा रहा है, उसका प्रतिकार हम लोग कर रहे हैं चूरन बांट करके जनता विकास का बेरोजगारों के चूरन भेज रखा है। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने चूरन तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे साथ संवाददाता मुकेश सक्सेना फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। उमंग, बताना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस ने आज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पार्क में एक धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी के 4.5 साल कार्य को लेकर उन्होंने काफी आज यहाँ पे आक्रोश दिखाया है। लोगों को उनका कहना है कि बीजेपी 4.5 साल में लोगों को चूना बांट रही थी, इसलिए आज उन्होंने बुद्ध पार्क में लोगों को चूना बांटा है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी चूना बांट रही है लोगों को, इतना कांग्रेस का आक्रोश है। जो कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में आज उन्होंने बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार के 4.5 साल कार्य के है कि लोगों को गुमराह किया कि विकास को लेकर, नौकरी को लेकर कई दावे जो पे खोखले हो गए बीजेपी के नेताओं का कहना है कांग्रेस के। और आज इसके चलते आज उन्होंने बीजेपी के जो चूरन बांटने का कार्य किया है कि उन्होंने आज बीजेपी के खिलाफ चूरन बांटा है और लोगों से कहा है कि लोग बीजेपी चूरन बांट रही है। इस प्रकार आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उस्मान जी बिल्कुल मुकेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उधम सिंह नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस के साथ एसओजी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से नकली सीमेंट फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए ठिकाने पर छापा मारा और इस दौरान सामने आया कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के नाम से नकली सीमेंट बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इसमें तीनों अभियुक्तों में से एक प्रेम शंकर नाम का एक अभियुक्त है। ये पहले भी नकली सीमेंट बनाने के आरोप में 2019 में पासपुर थाने से जेल जा चुका है। और उसमें ये जो सीमेंट था बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट था। ये करते क्या थे कि जो कंपनी से जो रिजल्टेड सीमेंट होते हैं उनको ला करके फिर यहाँ से जो है कुछ रॉ मटेरियल जोड़ करके बेचते थे। अभी तक इन्होंने लगभग 30 लाख का जो है नकली सीमेंट मार्केट में बेचा है। और इनके पास जो जिस फैक्ट्री से जहाँ पर फैक्ट्री इनकी थी
वहाँ से लगभग 9.5 लाख का जो है कि रॉ मटेरियल बचा हुआ था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उधम सिंह नगर से संवाददाता गौतम सरकार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौतम, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो उत्तराखंड के उधमसिंह जिला मुख्यालय से जस्ट 15 किलोमीटर दूर गदापुर क्षेत्र आता है, वहाँ पर ये पिछले कई महीने से ये लोग एक गोरखा दंगा चला रहा था, जहाँ पर नकली सीमेंट जो अल्ट्राटेक नामी कंपनी के नाम से ये लोग सीमेंट बनाकर बेच रहे थे। जैसे कि मांडगा जैसे जहाँ पर काम चलता है वहाँ पर सप्लाई कर रहे थे, जो भी प्राइवेट कंपनी वहाँ पर ये लोग कई महीने से ये लोग अच्छे से मोटा रकम लेके ये सीमेंट सेल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मुखबिर की सूचना मिली, एसओजी टीम और पुलिस टीम मिलकर संयुक्त रूप में छापामारी करके यहाँ पर कई 100 कट्टा सीमेंट नकली सीमेंट बरामद हुई और इसमें 3 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत करके जेल भेज दिया। अभी भी कई लोग फरार चल रहा है, जिसपे अभी भी दबाव दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इसमें अभी भी कई लोग हैं, इसको हम अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। पिछले कई महीने से ये लोग एक गोरखा धंधा चल रहा था, जो नकली सीमेंट के अलावा और भी कई कंपनी के नाम से सीमेंट बनाकर इसमें बोरी में डालकर इसे बाहर सेल कर रहे थे ये लोग। जी बिल्कुल गौतम, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के मद्देनजर अब पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने की कार्रवाई शुरू की। लक्सर क्षेत्र में 3 स्थानों पर चेकिंग के दौरान दर्जनों लोगों पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर अब लगातार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के आने का पूरा अंदेशा बना हुआ है। इसीलिए हर स्तर पर, खास तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ईमानदारी से लागू कराना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोप में घिरे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। साथ ही पीड़ित महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए महिला की फोटो पेश कर उसके दर्जनों युवकों से संबंध होने का भी आरोप लगाया। तो वहीं महेश नेगी ने इस प्रकरण को षड्यंत्र बताते हुए खुद की जान का खतरा भी बताया। आपको बता दें कि बीते दिन द्वाराहाट में कांग्रेस के प्रदर्शन में पीड़ित महिला ने भरी जनसभा में महेश नेगी पर आरोपों की बौछार की थी, जिसके बाद महिला के आरोपों पर अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने अपनी सफाई पेश की। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था, ये कांग्रेस का ताना बाना बुना हुआ ताना बाना है, और ये कल स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने उस महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि बनाकर, और सारी चीज़ें कल कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, ये इन्हीं के द्वारा रचा हुआ काम था और इन्हीं लोगों ने ही जो है ये षड्यंत्र रचा हुआ था। ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पूर्ण तरीके से ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम है, और जिनको न्यायालय में भी भरोसा नहीं है, जो कहते हैं कि हमें न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो उनको भी ये धमकी देने का काम कर रहे हैं। न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसा कर देंगे। तो वो न्यायालय वालों जिन पर न्यायालय के जिसके आस्था नहीं बनी है, और ये लोग जो है किसी भी वक्त, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गैंग बदमाशों का गुंडों का बना दिया है, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मेरे परिवार को भी। तो ये पौड़ी के गांवों में लोग जंगली जानवरों के आतंक से तंग आ गए हैं। यहाँ विकासखंड चौटाखाल में लोग गुलदार से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसक जानवरों का आतंक काफी बढ़ गया है, जिसके चलते मवेशियों और स्थानीय लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर बार बार प्रशासन को सूचना भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में कुछ गाँव में जो दहशत उत्पन्न हुआ है, उसको देखते हुए चौबट्टाखाल क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों द्वारा आज अपना एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि वो अनुरोध कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में जो है केज लगाया जाए, पिंजरा लगाया जाए। साथ में जो झाड़ी कटान का कार्यवाही है उसके लिए करवाई जाए। उसके साथ साथ में जो भी बाघ के आतंक होता है उसको कम करने के लिए वहाँ पे वन विभाग का टीम और गश्त को बढ़ाया जाए। संबंधित क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में पिंजरा लगाने के लिए हम लोगों ने जो है अभी निर्देश दे दिया है। वन विभाग द्वारा इसमें कार्रवाई भी की जा रही है, और जैसे ही घटना होती है उसको देखते हुए वहाँ पे शासन से अनुमति लेकर उसको कैच करने के लिए अथवा उसके नरभक्षी होने की स्थिति में उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है टीम जो है तैनात रहती है। उसमें कोई भी लापरवाही नहीं की जा रहा है।
तो आज जो हम ज्ञापन दे रहे थे हमारा विषय था या तो हमारे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में इंसानों को ही रखा जाए या फिर जंगली जानवरों को ही रखा जाए। अगर जंगली जानवर आप सरकार पालना चाह रही है तो पाले, उन्हें कोई हमारा विरोध नहीं है। हमें विस्थापित कर दे या फिर हमें विस्थापित नहीं कर सकती तो फिर जंगली जानवरों को वहाँ से हटा दे। ये हमारी मुख्य हमारा विषय था। इस संबंध में हमने 12 सूत्री हमारी मांग थी और जो कि एक स्थायी समाधान था जंगली जानवरों के आक्रमण का। और हमारा निवेदन है सरकार से कि वो इन 12 मांगों को 15-20 दिन के अंदर इन 12 मांगों का वो समाधान निकाले कोई, वरना हमें जो है यहाँ से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट या पौड़ी की ये हमारा जो जिला केंद्र है यहाँ से हम सीएम ऑफिस में पैदल मार्च करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि मानसून सीजन में सड़कों के बाधित हो जाने पर पौड़ी जिले में खाद्यान्न संकट ना गहराए, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग ने उन भंडार गृहों में 3 माह का अतिरिक्त राशन हालात बिगड़ने से पहले ही पहुंचा दिया है। तो वहीं ऐसे में खाद्यान्न संकट की स्थिति से बचने के लिए पूर्ति विभाग ने जिले के 8 ऐसे भंडारणों को चिन्हित किया है जहां राशन पहुंचाना बेहद जरूरी था, ताकि बरसाती दिनों में खाद्यान्न का संकट न आए। और इन सरकारी राशन भंडारणों में थैलीसेण, उफरेखाल, बीनाखाल, चाकीसेण समेत अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। तो वहीं मुख्यालय के मुख्य भंडारणों में 8000 क्विंटल गेहूं और 8000 क्विंटल चावल रिजर्व में रखा गया है। मानसून को देखते हुए हमारे जो गोदामों में जो खाद्यान्न की स्थिति बैलेंस है वो हमारा, जैसे गेहूं है तो 8024.87 कुंटल जो है गेहूं है। ऐसे ही हमारा 8907.56 कुंटल जो है चावल है। ये हमारे गोदामों में अवशेष है। मानसून को देखते हुए हमारे जो जनपद पौड़ी है इसमें हमारे 8 गोदाम ऐसे जो मानसून अवधि के अंतर्गत प्रभावित होने वाले होते हैं, जिसमें से हमारा 4 गोदाम रामनगर से फील होते हैं। इसमें जड़ावखान हो गया, पीरों खाल, धुमाकोट, उखरा खाल और थलसैल। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए कई जगह अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी जैसे पहाड़ी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। उधर मौसम विभाग ने भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सारे एहतियाती कदम उठाए जाने की बात बताई। तो मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर, कर्नल अजय कोठियाल सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दिलाराम चौक पर एकत्रित हुए, जहां से रैली की शक्ल में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया। पहले से मौजूद पुलिस ने हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं लक्सर के लालचंद वाला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना सामने आई है, जहां महिला का शव खेत में पेड़ से लटका मिला। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक घर में कुछ दिनों से पारिवारिक कलह होने की भी बात सामने आई है, लिहाजा प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कांवड़ यात्रा को लेकर धामी ने पीएम से की चर्चा। राष्ट्रपति समेत कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की चर्चा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद राष्ट्रपति समेत कई और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की
हम कह सकते बात यहां पर निकल के सामने आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कांवड़ यात्रा व कई अन्य बातों को लेकर प्रधानमंत्री से उन्होंने विचार विमर्श किया है और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका प्रोग्राम है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जैसा कि पूर्व में ज्ञात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात कर ली है, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से उन्होंने विचार विमर्श किया। कई जो योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में अभी बाकी हैं उनको लेकर वो और भी उन योजनाओं से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से भी उनका मिलने का प्रोग्राम है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब बिल्कुल उमंग, देखिए सुक्ति, जिस तरह से जब सबसे पहले अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये दिल्ली दौरे पर हैं और यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि कल रात सबसे पहले इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि उनके गुरु वो उनको मानते हैं और उनसे उन्होंने आशीर्वाद भी लिया और कहा कि किस तरह से आगे मैं मार्गदर्शन आपका चाहूंगा। तो इस तरह की जो बातें थी तब भी वहां पर हुई और ऐसे में आज देखिए सुबह ही उनका जो प्रोग्राम था वो पीएम मोदी से भी मिलने का था और पीएम मोदी से वो मिले और वहां पर उन्होंने विचार विमर्श किया कि कांवड़ यात्रा को हम किस तरह से गति दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रोका गया है क्योंकि कोविड का अभी भी दौर खत्म नहीं हुआ है उमंग। तो ऐसे में लगातार वो ये चाह रहे हैं कि सभी राज्यों से बातचीत करके अगर हम कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दें या फिर कम मात्रा में यहाँ पर कांवड़ आ सके तो कहीं ना कहीं एक आस्था भी बनी रहेगी और लोगों में इस तरह की जो चीजें हैं कोविड को लेकर के उसका भी भय थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए आज उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस बारे में चर्चा की, क्योंकि चारधाम को भी सुचारू रूप से चलाना है और तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, बातचीत की है और आगे हम क्या कुछ रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब सर पर है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद अब वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। अब जल्दी राष्ट्रपति जी को भी वो वार्ता करेंगे और हो सकता है कि उनको भी उत्तराखंड आने के लिए वो न्योता दे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी निकल करके आ रही हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आज ये मुलाकात करेंगे, जिसमें कि हो सकता है कि राज्य के लिए भी कई योजनाएं लेकर के जो धामी हैं वो आए और एक नई पहल जो युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार की जिस तरह से इन्होंने बात की है कि ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार देंगे, तो उसमें भी आज कई योजनाएं वो लेकर के आ सकते हैं। उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी मुलाकात ये मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलने का औचित्य है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा पर भी कुछ निकल करके सामने आए हो। जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से, आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेने की अनिवार्यता अब हुई खत्म, सोमवार से लागू होगी नई व्यवस्था। कोरोना के चलते सीमित संख्या में मिल रहा था अपॉइंटमेंट, तो आपको बता दें लोगों की परेशानी को देखते हुए आरटीओ ने अब लागू की नई व्यवस्था। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संदीप सैनी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, थैंक यू जी। संदीप जी, कोविड काल चल रहा था, हालांकि अब थोड़ी राहत जरूर मिली है और जाहिर सी बात है कि अब लोगों के जो काम है वो भी अब बदस्तूर जारी हो जाएंगे। आपने एक अच्छी व्यवस्था करते हुए जो अब सीमित संख्या में जो अपॉइंटमेंट दिए जा रहे थे वो उसे खत्म कर रहे हैं, नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जानना चाहेंगे किस प्रकार से इसे लागू किया जाएगा? अभी तक इसमें हम जो गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन एसओपी जारी की गई थी उसको फॉलो कर रहे थे और उसमें क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो गाइडलाइंस की वजह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे,
तो अब हमने मंडे से ये व्यवस्था लागू करी है कि जो भी रजिस्ट्रेशन संबंधित काम होते हैं, जैसे किसी को अपना डुप्लीकेट आरसी निकलवाना है, गाड़ी का ट्रांसफर करवाना है, फिटनेस करवानी है, चालान छुड़वाना है, बहुत तरह के काम होते हैं, उनके लिए भी हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा हुआ था, ऑफिस लेवल पे बनाया था एक। तो लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मंडे से उस चीज को खत्म कर दिया गया है। जिसका जो भी काम होगा वो ऑफिस में आ सकता है, प्रोटोकॉल फॉलो करे कोविड एसओपी के और अपना काम करवा सकता है। केवल लाइसेंस का जो काम है, जो हमारा लर्निंग लाइसेंस का है, वो पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर लर्निंग और परमानेंट के लिए स्लॉट लेना अनिवार्य होगा। बाकी किसी काम के लिए स्लॉट लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।